अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे है और उसकी शेप्स, जो हमारा पूरा आज का चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर जो है वो हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये वन शॉर्ट लेक्चर है तो मैं उन्हीं सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी जो आपके एफएससी और एमडीके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लाइक वर्बली बता दूंगी बट इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में जो है वो स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को, मतलब कि इस वीडियो लेक्चर के बाद इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने में और समझने में जो है वो, मतलब इसको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सब आप खुद ही से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी ये वन शॉट लेक्चर है तो इस वजह से मैं जो हूँ उसको पूरा रीड नहीं करूँगी, जस्ट मैं चैप्टर के इंट्रोडक्टरी फेज पे जो हूँ वो आती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों ने वैसे ही अभी पीछे जो कि हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, उसमें अभी हमने डिटेल से स्टडी किया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अभी हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, क्योंकि वो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था तो हमने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। ठीक है, मैंने भी जो है उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह ताला जो वन शॉट लेक्चर सीरीज़ जो अपलोड कर रही हूँ तो ये इसी तरह जो है वो एमडीकेट तक कंटिन्यू रखूँगी, तो उसके लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। ठीक है, अच्छा जी, तो उसमें हमने काफ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अभी जो हमारा चैप्टर है ये असल में, अगर आप लोग मतलब सही से अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा लास्ट फर्स्ट ईयर में चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आप पीएमसी का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर भी जो है वो केमिकल बॉन्ड का चैप्टर दिया हुआ है, तो असल में वो यही चैप्टर है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड यही चैप्टर है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को समझेंगे। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? The attractive force that holds atom together in a compound is known as the chemical bond. Chemical bond क्या होता है? वो attractive force जो कि दो एटम्स को एक कंपाउंड बना के रख दे, उनको जोड़ दे आपस में, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। कोई भी दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Na और Cl है, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड है, उनको मिला रहे हैं, उनकी केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो फिर जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। मुझे NaCl बन रहा है तो उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इसमें पढ़ा। अच्छा, एक और इसी पेज में जो एक और जो है बात, अर्ली 20th सेंचुरी आफ्टर द इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन डिस्कवर्ड, यानी कि 20th सेंचुरी से भी पहले जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था, तो लेविस एक साइंटिस्ट था 1916 में, उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, यानी कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसका, आखिरी जो शेल होता है एक एटम का, उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। एंड सेड दैट इलेक्ट्रॉन इन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। और उसने क्या कहा? केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे जो है वो डिस्कस की गई हैं। पहला टॉपिक हमारा है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो लेविस ने, हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि लेविस जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट वैलेंसी, और उसने कहा था कि हर एटम के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन पर रिस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होती है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम आगे पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स वगैरह जो है वो बन रहे होते हैं ड्यू टू लैक और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है वो लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बन रहे होते हैं सारे बॉन्ड्स। ठीक है, जिनको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जी लेविस ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसने गाइडलाइन प्रोवाइड की थी हमें अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वेरियस कोवेलेंट कंपाउंड्स। उसने हमें किसके बारे में गाइडलाइन दी थी कि जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हमें बहुत अच्छे से, उसके फॉर्मूले के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से गाइडलाइन दी थी। बट उसने जो है हमें ये नहीं बताया था कि नेचर क्या होती है बॉन्ड की, या फिर जो है उसके बारे में नहीं बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। जैसे आपको पता होगा कि जो दो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में इसी चैप्टर में आगे जो है वो कंटिन्यू होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसने हमें वो सब नहीं बताया था। इसी तरीके से
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया था। अब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसी कैसी होती हैं, कुछ अगर हम एग्जांपल्स लें तो लीनियर होती है, ट्राइगोनल होती है, पिरामिडल होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, सारी शेप्स होती हैं मॉलिक्यूल की, जिसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो उसने हमें सब के बारे में नहीं बताया था, जस्ट उसने हमें फार्मूला बताया था बहुत सारे कंपाउंड्स का जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स थे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मॉडर्न थ्योरी थी इसमें दो तरह की जो है ना वो मॉडर्न थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है उसके मुताबिक, यानी उसको उसकी बेस पर हमें दो मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो बताई गई हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है। सबसे पहले अब बोल रहे हैं द थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉन्डन एंड हिटलर इन 1927, ठीक है। लॉन्डन और हिटलर ने जो है ये 1927 के अंदर ये थ्योरी जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर VBT का नाम देते हैं, ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसने कहा क्या था, इसने हमें बताया था बॉन्डिंग के बारे में जो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। और इसने क्या कहा था कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं, इनकी जब ओवरलैपिंग होती है यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ये भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है, जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो इस ओवरलैपिंग को उसने नाम दिया था किसका, बॉन्डिंग का, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, It not only provides basic information for analyzing the structure and the bond in the molecule, उसने ना सिर्फ हमें ये बताया कि उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे एनालाइज करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड का वो क्या है, या फिर इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो भी दो हमारे पास एटम्स हैं वो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उस मॉलिक्यूल के दरमियान वो मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं, किसी ना किसी केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बन रहे हैं ना। वो दो जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो किसी ना किसी केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बन रहा है। तो हमें उसी ने यानी कि लॉन्डन और हिटलर ने जो है हमें इस बारे में बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, उस मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग कैसी होगी और उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। हमें लेविस ने सब के बारे में नहीं बताया। लेविस ने जस्ट हमें बताया कि फार्मूला, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स के फार्मूले को इंट्रोड्यूस करवाया था उसने, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों के बारे में हमें लॉन्डन और हिटलर ने बताया। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। और उसने हमें मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में बताया, जो कि मैंने आपसे पीछे भी कहा कि लीनियर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, बहुत सारी शेप्स होती है, उन सब के बारे में जो है हमें बताया लॉन्डन और हिटलर ने, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स भी थे जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि तकरीबन 4 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। इनको भी हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। कह रहे हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दो ऑर्बिटल्स के जो हाफ हमारे पास फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसकी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, जब दो, अभी यहाँ पे दो का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे बोले जब भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, यानी कि ये तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया कि किस तरीके से फॉर्म होगा, जब कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में आके ओवरलैप हो जाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बट बात यह है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे, ठीक है। यानी कि एक ये वाला है, ये भी हाफ है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाफ है, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर ली इन्होंने, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दो हाफ ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करी तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यही बात की जा रही है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है, वेयर इज मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ मोर देन 2 फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे बॉन्ड बनाने, उसी हिसाब से आप हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते जाओगे। जैसे अगर हमारे पास हमने एक बॉन्ड बनाया है दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, 2 बॉन्ड बनेंगे 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, इसी तरीके से 3 बॉन्ड बनेंगे 9 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। आपको समझ आ रही है, मतलब हम नहीं, वो 6 से बनेंगे, 3 हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 प्लस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन, यानी कि ये वाला इधर होना चाहिए और ये वाला इधर, इनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एक पहले हमारे पास जब हम फिल करते हैं ना तो हम इस तरीके से फिल करते हैं इसको, ठीक है। दोनों ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, द ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड। कह रहे हैं जितना हिस्सा एक बॉन्ड का ज़्यादा ओवरलैप होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी,
उतना ही हम कहेंगे कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी कि समझिए कि हमारा ये एक उंगली और ये दूसरी उंगली, हमने इसके साथ किसी इंसान की ऐसे उंगली पकड़ ली, ठीक है, हमारा बॉन्ड हल्का सा मजबूत हो गया। दूसरा हमने ओवरलैप किया और हमने वापस से दूसरी उंगली पकड़ ली, तो एक और हमारा बॉन्ड जो है वो मजबूत हो गया। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो है वो होता जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अब बोल रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारे पास VBT वो डिस्क्राइब करती है 2 वेज की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ओवरलैप किस तरह की होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और एक होती है पाई बॉन्ड। अब मैं आपको अपने अल्फाजों में थोड़ा समझा दूँ। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग को, पाई बॉन्ड कहते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग को। अभी हम इनको दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड जब हम पढ़ते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हम जस्ट डेफिनेशन को देखेंगे ताकि हम लोग का जो वन शॉट लेक्चर है वो उसी तरीके से चलता रहे और हम ईजिली हर चीज़ कवर कर लें और हमारा कुछ छुटे भी ना चैप्टर में से और हर चीज़ जो है वो परफेक्टली हो भी जाए। अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड के बारे में कह रहे हैं कि जब लीनियरली एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, लीनियर मतलब सीधा सीधा जब एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर डेफिनेशन में हमारे पास लिखा है द बॉन्ड फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैप। अभी मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड कब होता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो जो बॉन्ड फिल होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आपको यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल करके चीज़ दिखा रही हूँ उसको जहन में रखिएगा। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है दो एटम्स के दरमियान, ये वाली ओवरलैपिंग जो होती है लीनियर ओवरलैपिंग, जो हेड टू हेड हो रही है, यानी कि इसका भी हेड और इसका भी हेड ओवरलैप हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स हमारे पास 3 टाइप होती हैं, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो है वो अच्छे से अभी डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, SS ओवरलैपिंग क्या होती है? ये ओवरलैप होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब दो आपस में कंबाइन होते हैं और वो दोनों S ऑर्बिटल होते हैं। मैं आपको इस तरीके से डायग्राम से समझाऊँ तो आई थिंक ज़्यादा ईजिली जो है वो बच्चों को समझ आएगा। देखें, एक H का मॉलिक्यूल है और एक और H एटम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसने अपना इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लिया, ये देखिए हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका भी S ऑर्बिट है, इसका भी S ऑर्बिट है, ये हो गया SS ओवरलैपिंग। इसी तरीके से SP ओवरलैपिंग में क्या होते हैं हमारे पास कि एक S का हाफ फील्ड और एक P का हाफ फील्ड आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, वो होते हैं SP ओवरलैपिंग। जैसे S का एक ये और P का एक ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाना है ये एक S का है और ये हमारे पास P का होता है ना, PX PY PZ। तो ये वाला जो है वो X एक्सिस पे है तो ये PX होगा, ये वाला Y एक्सिस पे है ये PY होगा और ये जो है वो Z एक्सिस पे है ये PZ होगा, ठीक है। तो ये आपस में ओवरलैप हो गया, S और P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे तो ये बन जाएगा SP ओवरलैपिंग। अच्छा जी, बुक की एग्जाम्पल MD8 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको जहन में रखिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है SP ऑर्बिटल की HF HCl, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास SP ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की। इसी तरीके से PP ओवरलैपिंग जो हमारे पास थर्ड टाइप है सिग्मा बॉन्ड की, उसमें क्या होता है कि एक P का ऑर्बिटल दूसरे आधे P के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। एक P का ऑर्बिटल यहाँ पे P है और यहाँ पे भी P है, वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ठीक है। दोनों फ्लोरीन के एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे और ये PP बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे PP ओवरलैपिंग। इसी तरीके से ये हमने पढ़ी SP ओवरलैपिंग और ये हमने पढ़ी SS ओवरलैपिंग। और अब जो है वो हम पाई बॉन्ड की तरफ आएंगे और समझेंगे पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जब ये दोनों मिलेंगे और बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है। और जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अभी जो है वो आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो है वो लेटरल या फिर साइड टू साइड ओवरलैप से जो है वो बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया साइड टू साइड ओवरलैप से जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है, 2p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये वाला भी p होगा ना, मैंने आपको बताया था। ये वाला कौन सा होगा, ये वाला x एक्सिस पे, ये वाला y एक्सिस पे। ये p भी py है और ये भी py है। जब p दोनों p के दरमियान पैरेलल, दोनों p पैरेलल में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। दोनों p के दरमियान जो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जो कि साइड टू साइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये पाई बॉन्ड पाया कहा जाता है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, इससे ऊपर और इससे नीचे ये पाई बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ देखें, जो अंडरलाइन चीज़ें हुई ना वो सब आपके इंडिकेटर और एफएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो हमसे कह रहे हैं पाई बॉन्ड के बारे में कि ये रिलेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें बाय द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बात सामने आती है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर होता है,
किसके लिहाज से? सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हमारे पास दूर से ओवरलैप हो रहे हैं, जबकि ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है, बट ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, तो ये जो है वो वीक बॉन्ड है, ठीक है। इसको भी अपनी एग्जाम्पल अपने जो है वो जहन में रखिएगा। दूसरा ये एग्जाम्पल हमारे पास जो दी हुई है पाई बॉन्ड की बुक में, वो है ये O2 और N2, उसको भी अपने जहन में रखिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में क्या कहा गया। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एनर्जी के बारे में, जो कि हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि जितनी स्ट्रेंथ हम लोग अगर देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे? जितना उसके अंदर ओवरलैपिंग होगी, जितनी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, उतने ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ होगी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जितनी स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ओवरलैपिंग के। ओवरलैपिंग ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा, ओवरलैपिंग कम, स्ट्रेंथ कम। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग, द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। जितनी अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग होगी, उतना बॉन्ड जो है ना वो एक एटम का अच्छे से होता रहेगा। अब हम देखते हैं, हमने अभी पीछे जो है वो 3 टाइप्स पढ़ी है ओवरलैपिंग की। कौन कौन सी? SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन सा जो बॉन्ड है ओवरलैपिंग का, उसमें हमारे पास ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास SS बॉन्ड होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है चार्जेस की, वो स्फेरिकली होती है, तो उसमें ये SS बॉन्ड जो है वो इतना अफेक्टिव नहीं होता ओवरलैपिंग के अंदर, इतना अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होती इसकी, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी कम होती है। अगर हम S और P ऑर्बिटल को देखते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो जनरली ओवरलैप जब होता है, तो एक तो ये हमारे पास स्फेरिकल है और दूसरा डायरेक्शनल चार्ज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, शेप को। और ये कैसे होते हैं? लंबे लंबे लूप्स टाइप होते हैं, लॉन्गर लूप्स होते हैं। ये SS के मुकाबले में थोड़े अफेक्टिव बॉन्ड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से ये जो PP है, ये दोनों ही जो है हमारे पास लॉन्गर लूप्स टाइप जो है वो स्ट्रक्चर है। डायरेक्शनल चार्ज जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी ओवरलैपिंग मोर पावरफुल होगी, यानी कि SS के मुकाबले में और SP के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल होगा PP बॉन्ड। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि SS सिग्मा बॉन्ड जो है उसकी रिलेटिवली वीकर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जबकि SP की उससे ज़्यादा होगी और PP सिग्मा बॉन्ड की उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपको चीज़ें जो है वो याद रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो कंपेयर की जा रही हैं, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। इसको कंपेयर करके हमारे पास लिखा है कि इफ़ जो हमारे पास बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा होगा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर वो जो है वो पैरेलली ओवरलैप कर रहा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसको हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन द बॉन्डेड एटम, यानी कि जैसे हमने पीछे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाया है, जैसे कि इधर जो है हमारे पास सही एग्जांपल अगर हम देखें पाई सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिर्फ एक ही हो सकता है किसी भी 2 एटम के दरमियान, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? नहीं। यहाँ पे कोई बन सकता है? नहीं। सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिर्फ किसी एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और फिर लिखा है मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो खाली एक ही बनेगा, अगर 2 एटम्स आपके पास हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो ओवरलैप हेड टू हेड ओवरलैप सिर्फ एक ही हमारे पास जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप होगा, ठीक है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक ही ओवरलैप होगा। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 जो है वो ओवरलैप हो सकते हैं और कम से कम 1 ओवरलैप हो सकता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो हमारे पास हमने पीछे ही पढ़ा सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयरिंग टू द पाई बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ओवरलैप एरिया जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो ज़्यादा होता है। और ये हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होता है, क्योंकि इसकी जो है वो ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, यहाँ पर जो हमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है।
और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा डेंसर होता है इन सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इज डेंसर एट अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। यहाँ पर जो है वो एट द बॉन्ड एक्सिस यानी कि बीच में होता है, अराउंड द बॉन्ड एक्सिस बहुत एंड इसके अराउंड, और यहाँ पर जो है वो बीच से ऊपर और नीचे, जैसे कि पाई बॉन्ड नीचे और ऊपर होता है और बीच में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, इसी हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके कुछ हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस एक तो ये है कि ये फेल हो गई थी, ये थ्योरी फेल हो गई थी क्या बताने में, डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन कार्बन बोरॉन और बेरिलियम। यानी कि कार्बन बोरॉन और बेरिलियम की वैलेंसी यानी कि लास्ट शेल जिसे हम कहते हैं उसको बताने में नाकाम हो गई थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरीके से इट डज नॉट टेल अबाउट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिकली जो है वो बिहेव कर रहा है, तो ये हमें नहीं बताया था किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसी तरीके से फेल टू डिस्क्राइब द डीकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, से नहीं बताया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, डीलोकलाइज होकर वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी हमें जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि ये कुछ सेल्फ असाइनमेंट है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड एंड वाई पीपी सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एसएस एंड एसपी। अच्छा, पीपी क्यों हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कैसा होता है, लॉन्ग लूप टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा हमारे पास कवर हो रहा होता है, तो जितना ज़्यादा जो है वो ओवरलैप का एरिया होता है उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इसी तरीके से वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसका भी हमारे पास आंसर जो है वो यहीं पर लिखा है कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द ग्रेटर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो थ्योरी थी वो हमें मोलिकन और हुन ने दी थी 1927 के अंदर। ईयर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। डेवलप्ड एन ऑल्टरनेट थ्योरी नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो भी हमारे पास ओवरकम्स आए थे, कुछ लिमिटेशन जो आई थी उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई गई थी 1927 में, जो कि मोलिकन और हन ने बनाई थी। ठीक है, अब उसकी कुछ एजम्पशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। Atomic orbital of similar energies linearly combine together to produce molecular orbitals। कह रहे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे, लीनियरली कंबाइन होंगे, जैसे कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये लीनियरली कंबाइंड बॉन्ड है, तो ऐसे बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे और ये क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक मतलब एक और मॉलिक्यूलर जब दो जो है कंबाइन हो जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाए गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो क्या हमें देंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। वन ऑफ हैज़ लोअर एनर्जी, एक के पास लोअर एनर्जी होगी और दूसरी के पास क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। एक के पास कम होगी और एक के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे फॉर्म्ड, जैसे वो फॉर्म हुए तो एक के बाद कम एनर्जी होगी और एक के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक हमारे कोई दो भाई हो, ठीक है, और एक भाई जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो जो भी गेम्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वो अपने जो है वो पास ले सकता है ड्यू टू द पावर। ठीक है, और दूसरा जो है वो उसको इतना ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं है। तो इसी तरीके से जो क्लाउड होता है, हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जैसे पीछे भी जिक्र आया था, तो अगर हम उसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीपी बॉन्ड के दरमियान, एक सेकेंड, जैसे पीपी बॉन्ड के दरमियान जो है वो एक ओवरलैपिंग हुई हुई है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ बीच में है ना, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब अगर इस पी की जो है वो खींचने की पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इसके पास पावर ज़्यादा है, तो ये कुछ बॉन्ड जो है ये सिंपल गोल से कुछ इस तरीके की शेप में आ जाएगा, इस साइड पर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इस पी की ज़्यादा जो है वो ताकत है तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। कह रहे हैं कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पर जो है वो लोअर एनर्जी एक के पास होगी और एक के पास क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। जिसके पास ज़्यादा पावर होगी उसके पास हायर एनर्जी होगी। फिर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लो एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी वाले को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी तरीके से वो ऑर्बिटल जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किससे इन्फ्लुएंस हुई होगी? जो दोनों के जो हमारे पास जब वो दोनों मिले हैं उनका जो कंबाइनिंग एटम जो वो मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उनका जो न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करेगी उनकी जो है वो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अफबा प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल एंड पॉलिश रूल। यानी कि आगे जब हम आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा अफबा, हुड्स और पॉलिश रूल का, कि इन्होंने हमें तरीके बताए थे कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे लाइन टू लाइन, उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अब हमारे पास जो है वो एक जो है हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले आई थी, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी, याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को। अच्छा जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसने हमें बताया अबाउट ओनली सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। उसने हमें बताया कि सिर्फ कुछ ही ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टेल्स अस दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेक्टिंग एटम। जबकि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक एटम के लास्ट शेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बताया कि सिर्फ वो वाले एटम्स नहीं, सिर्फ कुछ एटम्स नहीं उसमें से, बल्कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोथ द कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स पोजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मतलब कि दो जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे ना, तो वो एक जो है वो बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो जो है वो दोनों की इंडिविजुअली आइडेंटिटी होती है, दोनों इंडिविजुअली भी अपनी आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोथ कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट पोजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दोनों अपनी इंडिविजुअली आइडेंटिटी जो है वो नहीं पोजेस कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक डजंट डिस्क्राइब एनी आइडिया अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। उसने हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। जबकि हमें जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया अबाउट द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है ना सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग किस तरीके से जो है वो पता चलता है और किस तरीके से पता चलता है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसी तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। ये भी हमें सब कुछ किसने बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया। अब द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ऑक्सीजन का जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसके बारे में भी नहीं बताया। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसने हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताया और उसने वेल एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, ठीक है। अब जो है ना वो हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं और शेप्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास दो थ्योरीज आई, दो हमारे पास ऐसी थ्योरी आई जिससे हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाज़ा हुआ। एक होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम VSERP जिसको हम बोल रहे होते हैं जो है वो कॉमनली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विस्पर थ्योरी, जिसको हम मतलब नाम देते हैं विस्पर थ्योरी का, ठीक है। इसी तरीके से और एक हमारे पास थी हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। वैलेंस थ्योरी में हमसे कहा जा रहा है द अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू द सिडविक एंड पोवेल 1940। ये जो अप्रोच थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये किसने 1940 में ये काम हुआ था और ये किसने किया था? सिडविक ने और पोवेल ने। दे पॉइंटेड आउट दैट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। उन्होंने कहा कि हम किसी भी एटम की शेप को बता सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उसके ज़रिए जो है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, और वो प्रेजेंट कितने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद है? वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के। जो हमारे पास एटम है जिसके बारे में बात हो रही है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल है उसका, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो रिपल्जन है एक दूसरे के खिलाफ यानी दूसरे शेल के खिलाफ, उससे हम जो है वो बता सकते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब उसने जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स उसके बारे में बताया, उसको भी जो है वो हम इधर ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को पहले समझते हैं, फिर आगे हम जो इसकी पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ेंगे। बॉन्ड पेयर क्या होता है? वो पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले और लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ, अब जो है वो हम इसको डीपली भी समझ सकते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है दीज आर द रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग एटम्स, यानी कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक
एटम के, सेंट्रल एटम के, वो दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जब बॉन्डिंग कर ले उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। लोन पेयर किसे कहते हैं, दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग पेयर्स कौन से पेयर्स होते हैं, जो कि हमारे पास बॉन्ड बना चुके होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर गुंजाइश नहीं होती है कि वो किसी के साथ पेयरिंग कर सके, तो उनको हम लोन पेयर कहते हैं। वो पेयरिंग नहीं करते, यानी कि शेयरिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से वो पेयरिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो है वो सेकंड और थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बीइंग सिमिलरली चार्ज नेगेटिव, द बॉन्ड पेयर एज वेल एज द लोन पेयर रिपेल ईच अदर, यानी कि बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू द रिपल्जन। अब वो जो रिपल्जन हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर से सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार अपार एज पॉसिबल। जो सेंट्रल एटम होगा वो कोशिश करेगा कि वो जितना दूर जा सके, जितना पॉसिबल है उस रिपल्जन से वो जा सके, वो इलेक्ट्रॉन। Hence they orient themselves in space such as manner that force of repulsion between them is minimized। वो अपने आप को इस मैनर में, इस तरीके से दूर करेगा कि उसकी जो रिपल्जन की फोर्स है जो आपस में उनके दरमियान लग रही है वो कम से कम हो सके, ठीक है। अभी हम जब तस्वीरों की तरफ चलेंगे तो हमें डीपली जो है वो वैलेंस विस्पर थ्योरी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आसानी से समझ आने लगेगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर इज नॉट सेम, यानी कि जो फोर्स होती है ना रिपल्जन की, ना तो वो बॉन्ड पेयर में सेम होती है और ना वो लोन पेयर में, मतलब दोनों में सेपरेट फोर्स होती है। द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज एज फॉलो, और होती किस तरीके से, लोन पेयर मतलब लोन पेयर रिपल्जन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर बिल्कुल आखिर में, ठीक है। मतलब इस तरीके से बताया गया बुक के लिहाज से। फिर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तो हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को हम एज ए एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था, हम इसको एज एन एक्टिव सेट कंसिडर करते थे, लेकिन सिंगल में करेंगे, लेकिन डबल और ट्रिपल में नहीं करेंगे। हैंस नॉट इंक्लूडेड इन द काउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। The shape of molecule depends upon total number of electron pair bonding and lone pair, यानी कि जो भी शेप होगी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी कितने उनके बॉन्ड पेयर और कितने उसके जो है वो लॉन पेयर है, उन दोनों पे जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो है ना वो हम लोग आते हैं कुछ शेप्स के बारे में। विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कुछ शेप्स हमारी बुक में भी बताई गई है उनको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्रेडिक्शन ऑफ 5 बेसिक शेप्स, 5 बेसिक शेप हैं, लीनियर शेप, ट्राइगोनल, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप और एंगुलर शेप, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर शेप को देखते हैं। ये आपको बिल्कुल लीनियरली दिख रहा है, लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है, यानी कि इसका एंगल कितना है 180, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब लिखा हुआ क्या है, दिस शेप इज फाउंड इन AX2, ये नाम दिया गया है किसी भी कंपाउंड का कि AX2 में पाया जाता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम ए कंटेन 2 बॉन्ड पेयर ओनली, सेंट्रल एटम जो है वो ए है और उसके बाद सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर्स होंगे इसमें। द इक्वल रिपल्जन ऑफ दीज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड द कॉर्नर एटम्स एट 180 एंगल एंड मेक लीनियर शेप। और ये जो इसके दोनों हमारे पास हम कह सकते हैं कि एटम्स हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पेयर्स हैं दोनों, ये इक्वल फोर्स जो है वो एक दूसरे पर रिपल्जन की अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल लीनियरली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल 180 डिग्री पर जो है वो एडजस्ट होगा। अब हमारे पास इससे एग्जांपल दी हुई है मॉलिक्यूल्स की, लीनियर जिनकी शेप होती है, हम उसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो उसमें हमारे पास BeCl2, C2H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल्स को बेटा हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग चलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप पे। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सारी 3D डायग्राम्स भी मौजूद हैं, तो बुक के लिए बहुत ज़्यादा, ये जो न्यू बुक आई है वो काफ़ी ईजी हो गई है। अच्छा जी, फिर बोल रहे हैं दिस शेप इज फाउंड इन AX3। अब ये किस में पाई जाती है, AX3 में, और ये किस में पाई जाती थी, AX2 में, याद रखिएगा। दिस टाइप्स पेयर द सेंट्रल एटम ए पोजेस ओनली 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो सेंट्रल एटम ए है उसके पास 3 बॉन्ड पेयर है of electron. The equal repulsion of these bonds pair electron orient the 3 corner atoms at 120 डिग्री। अब इनके पास कौन से कितना एंगल है, 120 डिग्री, यानी कि ये जो है तीनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस इक्वल फोर्स के नतीजे में ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री के फासले पर हो चुके हैं, यानी आ चुके हैं, और दस एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, BF3, C2H4, AlC3, ठीक है, याद रखिएगा इस सारे एग्जांपल्स को। फिर हमारे पास टेट्राहाइड्रल शेप है,
अच्छा, टेट्राहाइड्रल में हमारे पास ये 4 होंगे, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर होंगे। मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव टेट्राहेड्रल शेप आर कैरेक्टराइज्ड एट AX4, याद रखिएगा। ट्राइगोनल, ट्राई मतलब होता है 3 तो AX3, ठीक है। और इसी तरीके से टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4 तो AX4, और लीनियर में 2 होते हैं, ठीक है। अब एक होगा तो फिर तो वो बनेगा ही नहीं ना, जाहिर सी बात है। अगर बीच का सराउंडिंग ए है और उसके बाद सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है तो वो तो कुछ बनेगा नहीं, तो इस वजह से वो नहीं होता। लीनियर शेप में भी 2 जो है वो बॉन्ड पेयर होता है। ट्राइगोनल पैरामीटर की बात करें, दिस इज कोन लाइक शेप विद अ टेट्राहेड्रल बेस। ये कोन लाइक शेप होती है ऊपर से, जो कि टेट्राहेड्रल बेस्ड ही होती है। ये 4 ही मिल रहे हैं टोटल बनके, और ये होता है AX3E, याद रखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको भी याद रखना है। टाइप वेयर ए इज द सेंट्रल एटम, ए जो है वो सेंट्रल एटम है, एक्स आर द कॉर्नर एटम्स एंड ई इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये जो एक्स हैं सारे जो है वो हमारे पास कॉर्नर एटम्स है, और ये जो ई है हमारे पास वो एक सेंट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन का। द सेंट्रल एटम इन दिस टाइम ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स, और ये सेंट्रल एटम जो है वो 3 बॉन्ड पेयर से सराउंड हुआ है, और टोटल मिलके ये 4 बना रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है वो ये हमारे पास जो है ये लोन पेयर है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो लोन पेयर वाले निशान है ये होते हैं, और ये जो है वो बॉन्ड पेयर है तीनों, यानी कि एक लोन पेयर के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सिंस द रिपल्जन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इफेक्टिव देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अब जबकि आपको पता है कि जो रिपल्जन होती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है, इसकी रिपल्जन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। अभी हमने पीछे पढ़ा है रिपल्जन किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी यहीं पर 4th पॉइंट में पढ़ा है। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है लोन पेयर की, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर आता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि slight distortion in the tetrahedral shape occur by narrowing the angle at one side from 109.5 to 107. It makes a pyramidal shape, यानी एक साइड से 109 होता है और एक साइड से 107। यहाँ पर एक साइड से 109 होगा, एक साइड से 107, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी हमें जो दिया हुआ है वो एंगल दिया हुआ है 109.5 का, ठीक है। एंगल्स याद रखिएगा, कौन सी शेप में कौन से एंगल्स होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमें जो दी हुई है वो हमें दी हुई है यहाँ पर NH3PH3, इसकी एग्जांपल भी हमने नहीं देखी। इसकी एग्जांपल दी हुई है CH4 मीथेन और C2H6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंगुलर शेप की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। कॉमन एग्जांपल H2S, दोनों हम जो है वो कंपेयर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो है हमारे पास जो बन रहा है AX2E2 बन रहा है, AX2E2, जिसको हम एंगुलर शेप का नाम दे रहे हैं, याद रखिएगा इसको। टाइप इन विच A is the central atom, X are the 2 corner atoms and E2 are the lone pair of electron present in the central atom। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम A है, इसके साथ 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। These are 2 bonds pair and 2 lone pair, 2 bond pair, ये नीचे वाले बॉन्ड पेयर, ऊपर वाले लोन पेयर। अराउंड द सेंट्रल एटम के अराउंड विच इनिशियली मेक अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो असल में जो है वो टेट्राहेड्रल बनाना है ना 4 मिलके। इन विच 2 एंड्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर फिल्ड विद 2 लोन पेयर, जिसमें 2 एंड जो है वो टेट्राहेड्रल के लोन पेयर से फिल हैं, एंड द कॉर्नर ऑक्यूपाइड बाय द बॉन्ड पेयर, और ये जो 2 कॉर्नर्स हैं वो किसने ऑक्यूपाई किए हैं, किसने लिए हैं, बॉन्ड पेयर्स ने। सिंस द लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन, जैसे कि आपको पता है लोन पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है देन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन, तो होगा क्या कि वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और 104.5 डिग्री जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये एंगुलर शेप का हमारे पास एंगल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ना ये देखें, वेट, ये थोड़ा सा हमें दिया हुआ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा सा हमें शेप्स के बारे में, अभी हमने 3D शेप्स देखी और ये जो है वो दूसरी वाली शेप्स हैं, एक जो नॉर्मली बनती हैं। अच्छा, AX2 हमारे पास कौन सा था, लीनियर था, याद रखिएगा। AX3 कौन सा था, ट्राइगोनल प्लेनर था। AX4 कौन सा था, टेट्राहाइड्रल था। AX3 कौन सा था, ट्राइगोनल पैरामिडल था। और AX2E2 कौन सा था, एंगुलर और बेंट, हम इसको दोनों का नाम दे सकते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इसके अंदर अब जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना पीछे अभी भी डेफिनेशन पे, वो सब इसके अंदर लिखा है और बहुत इजीली लिखा है, तो हम उसको याद कर सकते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, लीनियर के अंदर 2 और बॉन्ड पेयर भी 2 होते हैं। अगर आप लीनियर को देखें उसके अंदर जो है वो एक्टिव बॉन्ड पेयर भी 2 होंगे, इसको हम एक्टिव भी कहते हैं और इसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, और लोन पेयर इसके अंदर कोई नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एक्टिव पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। एक्टिव पेयर का मतलब होता है जब दोनों इनको सम करके जो बन रहे होते हैं, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जब प्लस होगा तो बनेगा एक्टिव सेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमें पता है सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो खाली 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, और एक्टिव इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है BeCl2 और CO2। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है AX3 को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें भी हमें पता है कि ये 3 है और ये तीनों बॉन्ड पेयर है, कहीं भी लोन पेयर शो नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
कहीं भी यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर शो नहीं हो रहा है। लोन पेयर जब शो होगा ना तो ये डॉट टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अच्छा, 3 जो है वो हमारे पास इधर बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल एक्टिव साइड कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरीके से फिर हम इसको देखें, जो हमारे पास AX4 है जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर हैं यानी कि हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक्टिव साइड भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है मीथेन की और सिलिका की और CCl4 की। ठीक है, फिर हमारे पास आता है AX3E जो कि हमारे पास डायगोनल पैरामिडल है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो टोटल एक्टिव सेट कितने हो गए? 4 हो गए। इसकी एग्जांपल हमारे पास NH3 NF3 और PH3 है। फिर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास है एंगुलर या फिर बेंड शेप, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय AX2E2 से। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये X है और ये X है, यानी कि ये दो जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और ये दोनों में हमें डॉट डॉट शो हो रहा है, मतलब ये लोन पेयर्स हैं। यानी कि एक A से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। टोटल एक्टिव सेट हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स के। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है H2O H2S। अब हमारे पास बुक में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है पूरा आगे तक, ये सारा जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का है और उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, बुक्स में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल अल्फाजों में जो है वो लिखा गया है। इस वजह से मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है वो ईजी अल्फाज में लिखा हुआ है, तो आप लोग साथ शेयर करती हूँ ताकि जो है वो ईजी रहे। ठीक है, आसानी से समझ भी आ जाए और आसान भी रहे। अच्छा जी, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग फिर आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स पर। Hybridization define when orbit of different shapes and energy are combined to form orbitals of same shape and same energy is known as hybridization. Hybridization होती क्या है कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स अलग शेप्स और अलग एनर्जी के हों और वो आपस में मिल जाए और मिलकर वो सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिट्स को फॉर्म कर लें, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्बिट्स गिवन है, इसको अच्छे से देख लें। देखिए, ये हमारे पास ऐसा होता है जो स्फेरिकल शेप होता है, अभी हमने पढ़ा। ये जो होता है हमारे पास P वाले, ये सारे कौन से होते हैं? ये लॉन्गर लूप टाइप जो है वो शेप्स में होता है। PX जो होता है वो X एक्सिस पे होता है, PY Y एक्सिस पे होता है और PZ Z एक्सिस पे होता है। अब ये सब जब मिल जाएंगे ना, ये मिलने में कैसे हैं? लाइक मैं अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं, अभी हमने पीछे सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, ये वाला हमारे पास कौन सा है? टेट्राहाइड्रल वाला है ना स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें ये 3 जो है वो ये पैरामिडल वाला है, ट्रायंगुलर पैरामिडल वाला आई थिंक। अच्छा, इसमें जो है वो 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, आपको दिख रहा है। अब इसके साथ हमारे पास ये जो S वाले मॉलिक्यूल्स इसके साथ ज्वाइन है ना, ये तो P है ना, ये P जो है वो Y एक्सिस वाला है और ये P जो है वो X एक्सिस वाला है, लेकिन इसके साथ जो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास अटैच हैं, ये S वाले ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो ये जब मिल जाएंगे तो ये सेम एनर्जी वाले जो है वो फॉर्म करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो है ना टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कोई भी 2 डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी वाले जो है हमारे पास कंबाइंड हो जाएं ऑर्बिट्स और वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिट्स को फॉर्म कर लें, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर समझना है वीडियो को वापस से जो है वो पीछे करके लाजमी देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स जो कि एनर्जी भी डिफरेंट हो, उनकी शेप भी डिफरेंट हो, वो आपस में मिल जाएं और मिलके वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिट्स को फॉर्म करते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक sp3, एक sp2 और एक sp। अब देखें, s और p दोनों सेम तो नहीं है ना, मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम s देखें हैं तो s की एनर्जी लेवल डिफरेंट है, शेप स्फेरिकल है, p की एनर्जी लेवल डिफरेंस है, p की शेप डिफरेंस है। अभी हमने पीछे सारे सबके एनर्जी लेवल्स भी पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में। इसी तरीके से इन सब डिफरेंट है, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो मिलके ये एक ऑर्बिट बनाएंगे और उसका एनर्जी लेवल जो है वो सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं इसकी sp3 की, जिसमें एक s और 3 p के ऑर्बिट्स है। इस तरीके से sp2 की, जिसमें एक s और 2 p के ऑर्बिट्स है। इसी तरीके से एक s और एक p sp, जिसमें 1 s और 1 p के ऑर्बिट है। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp sp2 sp3। ठीक है, अब जो है वो फर्दर हम इनको समझते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो sp से हम स्टार्ट करते हैं। sp जो है इसकी एनर्जी और शेप दोनों सेम हो जाएगी, यानी कि 1s की और 1p की एनर्जी और हमारे पास शेप जो है वो सेम हो जाएगी। अब ये sp ऑर्बिट्स होते कौन से? लीनियर होते हैं। लीनियर जो भी होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन, आप अगर कोई आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाए और वो लीनियर स्ट्रक्चर हो, आपसे पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 180। अभी हमने जो है लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा है, उधर ये a वाला मॉलिक्यूल था, इधर भी एक बॉन्ड पेयर था और इधर भी एक बॉन्ड पेयर था, इनके दरमियान एंगल कितना था? 180 था ना।
यही पढ़ा था ना हमने, और ये कौन सा शेप था, लीनियर शेप था। तो यही बात हो रही है, लीनियर शेप होगा, 180 बॉन्ड एंगल होगा, और जैसे कि एग्जांपल हम लोग इथाइन की दे सकते हैं, ठीक है। फिर sp2 की बात करें तो इसमें एक s और 2 p के ऑर्बिट्स होते हैं, ये टोटल मिलके 3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है, एक s और 2 p के। इसकी शेप और एनर्जी भी सेम होती है, और इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, क्योंकि 3 है तो ट्राइगोनल। और इसका एंगल कैसा बनता है, 120। बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 120। इसको हम इथीन का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरीके से जब एक s और 3p मिलेंगे तो ये 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेंगे, इसको हम नाम sp3 का देंगे, और ये 4 ऑर्बिटल, एक s का और 3p का ऑर्बिटल मिलके 4 ऑर्बिटल जो है वो अब बना लेंगे, और इसकी एनर्जी और शेप दोनों सेम होगी, और इसको हम टेट्राहेड्रल कहेंगे, क्योंकि टोटल बन रहे कितने हैं, 4 ऑर्बिट्स, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 होगा। इसकी एग्जांपल में हम मीथेन और इथेन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सारे एंगल्स को अच्छे से याद रखिएगा कि sp में 180 होता है, sp2 में 120 होता है, sp3 में 109.28 होता है। ये आगे बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएगा। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की थोड़ी सी इजी डेफिनेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अभी जो बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। पीछे भी हमने पढ़ा है, पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, इस तरह, ये है सिग्मा का निशान, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बॉन्ड होता है, ओवरलैप होता है हेड टू हेड, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं सारे। सिग्मा की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी, 3 टाइप्स पढ़ी थी, SS, SP, PP। अभी मैं उसकी डिटेल्स में वापस नहीं जा रही, क्योंकि वो हम इसी वीडियो में पढ़ के आए हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये पाई बॉन्ड है, इसको भी हम देख लेते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल अरेंजमेंट, ये भी बताया था, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज हो गए, यानी ऐसे। और फिर जो साइड टू साइड बॉन्डिंग हो रही होगी, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और ये वीकर बॉन्ड होता है, इसको हम पाई से ही शो करते हैं, और इट इज़ नो फर्दर पॉइंट, ठीक है, मतलब इसका और है कोई पॉइंट नहीं है। तो ये हमारे पास था सिग्मा बॉन्ड। और अब जो है बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक हम जो है वो बुक से ही पढ़ेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छे से लिखा है। यहाँ पे हम डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने बुक में जो है ये डायपोल मोमेंट छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ बहुत हार्ड वर्डिंग्स में लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, डायपोल मोमेंट का मतलब होता है, ये भी मैंने सारे नोट बुक से बनाए हैं, बस वर्डिंग्स ईजी हैं। डायपोल मोमेंट मतलब द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन ईच पोल एंड टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उसका जो चार्ज होगा और उनका जो डिस्टेंस है, उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि चार्ज ऑन ईच पोल, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, बॉन्ड लेंथ से, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड, तो उसको हम डायपोल मोमेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये H है और ये Cl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H अलग है, क्लोरीन अलग है, और इसमें हमारे पास माइनस, पार्शियल माइनस का साइन है, और इसमें हमारे पास प्लस पॉजिटिव का है, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसके चार्जेस को और इनके बिटवीन डिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो चीज़ बनेगी वो होती है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की कैसी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किस पे डिपेंड करती है, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप पे, क्या या वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है। अब जैसे हमारे पास देखिए मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल जिनके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके पास डायपोल होता है। डायपोल किस पे डिपेंड करता है, अगर वो डायटोमिक है ना, यानी कि 2 मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि उनकी कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है। अगर तो वो पोलर है, अगर तो वो पोलर मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और नॉन पोलर मतलब कि दोनों जो है वो पॉजिटिव ही होंगे ज़्यादातर चांसेस में, नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है ना, मतलब दोनों एक ही साथ चार्जेस के होंगे। और जो पोलर होते हैं वो डिफरेंट चार्जेस के होते हैं। जैसे वाटर हमारे पास पोलर होता है, तो वाटर में जो H होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड की जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, H जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है, क्योंकि ये सारे नोबल गैसेस है ना। आप देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो ये सब जो है वो माइनस का चार्ज वाले होते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये जो है फ्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो वो मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट बना रहे हैं, अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और जो है वो पोलर है, तो उनके पास डायपोल मोमेंट होगा। और वो मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअली नॉन पोलर है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, उसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो हमने सही से देख लिया। अच्छा, एक और चीज़, डायपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड किस पे करती है,
अगर पॉलीएटॉमिक है यानी दो से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो डिपेंड करेगी सिमेट्री पर और नॉन सिमेट्री पर। ठीक है, मॉलिक्यूल हैविंग सिमेट्रिकल जियोमेट्री, अगर तो मॉलिक्यूल्स के पास सिमेट्रिकल जियोमेट्री है, सिमेट्रिकल मतलब कि अगर हम इसको हाफ करें तो हम सही से इसको हाफ कर सकें, दो इधर रह जाएं, दो इधर रह जाएं, दो इधर रह जाएं, दो इधर जाएं, ज़्यादातर टेट्राहेड्रल में होता है ये। ठीक है, अब जिसमें सिमेट्रिकल जियोमेट्री है ना, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन इधर, ऑक्सीजन इधर, CH4 C बीच में और H4 इधर, इसी तरीके से C इधर और CCl जो है वो सारे क्लोरीन के चारों इसके इर्द गिर्द। तो अगर इस तरीके से हमारे पास बन रहा है कि इसमें सिमेट्री बन रही है तो उनका कोई डायपोल नहीं होगा, और अगर सिमेट्री नहीं बन रही है तो वी कैन से कि उसका डायपोल होगा। ठीक है, अब हम जो है वो बुक की तरफ चलते हैं। अब जो है ना वो हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस को खुद से रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर दो एटम्स है उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी, जैसे हमारे पास ये HCl है, CCl है, CC है, कार्बन हाइड्रोजन है, ये सब बॉन्ड्स है ना मिले हुए, अगर इनको तोड़ने के लिए हमें जो भी एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी का। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब कि अगर जो है हम तोड़ रहे हैं यानी कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, ये भी कई बार MCQs में आ गया है, कहीं अपने पास नोट कर लीजिएगा कि अगर हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, तो एंडोथर्मिक कहलाएगा। उस मतलब कि उसमें हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है, मतलब कि उसको हीट की ज़रूरत है तभी तो वो ब्रेक हुआ। अच्छा, इसी तरीके से अगर फॉर्मेशन हो रही है किसी भी दो बॉन्ड्स की, उनको मिला रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर वो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है दो बॉन्ड की तो वो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। वो चीज़ें हैं क्या? वो चीज़ें ये हैं बेसिकली कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन लेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे अच्छा मल्टीपल की भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना, उनको तोड़ना, उनकी एनर्जी कम होगी, उनको तोड़ना ईजी होगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी कम मतलब तोड़ना ईजी, तो उनका जो है वो तोड़ना ईजी होगा, उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, मतलब हमें कम एनर्जी चाहिए होगी उन्हें तोड़ने के लिए। इसी तरीके से जो डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड होगी उनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी बात एक और जो इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी के हवाले से, वो ये है कि अगर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स या फिर जो हमारे पास डायटोमिक हमारे पास वो हैं मॉलिक्यूल्स, अगर तो वो हमारे पास पोलर है, पोलर मतलब कि एक पार्शली पॉजिटिव है, एक जो है वो पार्शली नेगेटिव है। अगर जो वो पोलर है, जैसे हमारे पास ये HCl है ना, ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये हमारे पास पोलर है, तो पोलर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, मतलब इन दोनों के चार्जेस सेम है ना, तो नॉन पोलर की एनर्जी कम होती है और पोलर की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। अब हम लोग जो है यहाँ तक तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। वैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मतलब एग्जांपल्स बहुत सारी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप वैसे अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि बॉन्ड एनर्जी पोलर की ज़्यादा होगी या नॉन पोलर की ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा पोलर की ज़्यादा होगी और नॉन पोलर की कम होगी। अब जरा हम बॉन्ड एनर्जी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास HH का बॉन्ड है, इसमें 436 एनर्जी है, क्लोरीन में 242 एनर्जी, कार्बन में 348, इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन में 413, ये सब आप देख लीजिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड में 614, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में 615। अच्छा, इसमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं तो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, उनको आपने बस जहन में, उनकी बॉन्ड एनर्जी को आपने जहन में रखना है। ठीक है, इन जो भी मैंने मार्क किया ना, इन सब की बॉन्ड एनर्जी को जहन में रखना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जो है वो अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसके आगे डायपोल मोमेंट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो लास्ट टॉपिक है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहते हैं वो डिस्टेंस जो कि दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ही डायरेक्ट हम चलते हैं। बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉलर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ कैसा डिस्टेंस होता है? बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। एंड द यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट इज एंगस्ट्रॉम। इसको हम मेजर किससे करते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, जो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें क्या बताया गया है बॉन्ड लेंथ के बारे में, कि जितना ज़्यादा हमारे पास गैप बढ़ता जाएगा, दो एटम के दरमियान जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा तो हमारे पास उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, कैसे?
बॉन्ड लेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस होता है हमारे पास जो कि एक एटम के दूसरे एटम के न्यूक्लियस से होता है। तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने नंबर बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड, इसी तरीके से जैसे अगर सिंगल है, अगर ट्रिपल है, जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी? कार्बन कार्बन में। उससे कम किस में होगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। और सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगी? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है। अच्छा, फिर बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में लिखा है, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन जनरली हायर देन सिमिलर एटम्स एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। यानी कि पोलैरिटी पे भी जो है वो वैल्यू डिपेंड कर रही है। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे हमारे पास जैसे अगर हम HCl को देखें तो इसमें 1.27 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरीके से ये छोटा है, यानी कि अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा वो छोटा होगा और जो नॉन पोलर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल छोटा और नॉन पोलर जो है वो बड़ा। नॉन पोलर की कितनी है? क्लोरीन Cl जो कि हमारे पास कितनी है? 1.99 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ बॉन्ड लेंथ दी हुई भी हैं, तो इसको भी आपने ध्यान में रखिएगा। कार्बन कार्बन की 1.54 एंगस्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉन, और ये बॉन्ड एनर्जीज, ये बॉन्ड लेंथ, इसको भी अपने जहन में लाजमी तौर पे रखिएगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हमने वैसे पीछे भी पढ़ी है, बस ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा सारी बॉन्ड एनर्जीज और बॉन्ड लेंथ, मतलब जहन में रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा। चीज़ समझ आई हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे कमेंट में लाजमी तौर पे पूछिएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और हमारे इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।